अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को शुरू किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने पहले 3 हिसाबी सवालात सीख लिए थे कि किस तरह से उसको हल करना है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि जो फर्दर 2 हिसाबी सवालात रह गए हैं यानी कि 15.4 और 15.5 ये किस तरह से हल होने हैं। इसमें से 15.4 वाला जो हिसाबी सवाल है थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको देख के घबराना नहीं है। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे हर चीज़ को, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। 15.5 तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं आज के लेक्चर के पहले न्यूमेरिकल और आपकी किताब का ये चौथा न्यूमेरिकल है 15.4। हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूमेरिकल की इबारत पढ़ी जाएगी। इबारत में क्या चीज़ हमें दी गई है, दी गई मालूमात कौन सी हैं, हमें क्या चीज़ मालूम करनी है और किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारा कुछ हम निकालेंगे इबारत पढ़ने के बाद। तो चलिए सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में हमसे कहा यह जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में तब्दील कर देता है। अब ज़रा इसी लाइन को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट ज़रा जहन में लेके आएँ कि ये किस किस्म का ट्रांसफार्मर होगा जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की खासियत ये है कि ये प्राइमरी वोल्टेज जो ज़्यादा होते हैं उसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी वोल्टेज में जो कि प्राइमरी वोल्ट से कम होंगे। तो अगर आपको इतनी समझ आ गई कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, चलें हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये 240 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज के होंगे और ये 12 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज के होंगे। चलें ये साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज जो दिए गए हैं वो हैं 240 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेजेस जो दिए गए हैं ये हैं 12 वोल्ट। मजीद कहा जा रहा है कि अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो हैं 4000, तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। तो पहली चीज़ जो मुझे मालूम करनी है वो है सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। फिर मजीद एक और सवाल किया जा रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो, एफिशिएंसी 100% होने का क्या मतलब है? एफिशिएंसी 100% होने का मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर आइडियल है कि जितनी इसे पावर इनपुट पे दी जाएगी ये उतनी ही पावर आउटपुट पे देगा। अगर तो ये 100% एफिशिएंट है, मजीद कहा जा रहा है तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर है। तो लिख लेते हैं कि सेकेंडरी का करंट कितना है, इसको हम IS से लिखेंगे, यह है 0.4 एम्पेयर और हमें मालूम करना है एक तो सेकेंडरी टर्न्स और दूसरा प्राइमरी का करंट मालूम करना है। अब जो चीज़ें हमें मालूम करनी है हमेशा की तरह हम इसे लिखेंगे मतलूब में। अब 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, मैं इसके साथ 1 और 2 भी लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। सॉल्यूशन करते हुए हमें पता चल जाए कि किस जगह पे पहला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया और किस जगह से दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की हेडिंग दे लें। और अब चूंकि अभी पहला पार्ट सोल्व करना है जिसमें हमें सेकेंडरी पे चक्रों की तादाद बतानी है, उसके लिए फार्मूला जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, सारे हिसाबी सवालात के अंदर, वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला हमने पढ़ा है जी NS/NP
बराबर है VS बटा VP के। अब यहाँ पे मुझे मालूम करना है NS, तो NS को एक ही साइड पे रहने दूंगा, बाकी फार्मूला एडजस्ट कर लूंगा NS के लिहाज से। NS बराबर है VS, ये NP उधर जाके ज़रब खा लेगा और VP बटे के नीचे ही रहेगा। सिंपली कीमतें पुट करें, लेकिन कीमतें पुट करने से पहले हमेशा की तरह जो एहतियात हम करते हैं कि हम देखते हैं कि दिए गए डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्या वो SI यूनिट्स के अंदर हैं। तो चलें कंफर्म कर लेते हैं। जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो है जी वोल्ट के अंदर, यानी कि V SI यूनिट है। सेकेंडरी का जो वोल्टेजेस हैं वो भी वोल्ट है, यानी कि ये भी ऐसा यूनिट है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, इसके तो कोई यूनिट ही नहीं होते, तो इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आए। और जो करंट है सेकेंडरी का, ये एम्पेयर के अंदर है, यानी कि ये भी SI यूनिट के अंदर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सवाल के अंदर हमें किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलें फिर वैल्यूज़ पुट करें। हमारे पास NS बच जाएगा, VS की वैल्यू है जी 12 वोल्ट, NP की वैल्यू है हमारे पास 4000 और VP की वैल्यू है हमारे पास 240 वोल्ट। सिंपली इसे मैथमेटिक्स के रूल्स की तरह हम इसे हल करेंगे कि 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 एकम 12, 12 दूने 24, और ये 2 दोबारा से इसे कैंसिल होगा तो 2 दूनी 4 और 2 0 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी हमारे पास बच जाएंगे 200। और अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? कोई यूनिट्स नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल सिर्फ एक नंबर है और नंबर हमेशा यूनिट लेस होता है। तो हम इसको बॉक्स कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमने पहला पार्ट जो हमें मतलूब था वो हल कर लिया है। अब जरा इसकी दोबारा से लॉजिक देखते हैं कि हमने ये गैस किया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की एक कंडीशन हमने अपने लेक्चर्स के दौरान पढ़ रखी है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ये कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद ये प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद के कम होगी। तो देखें हमारे पास प्राइमरी में चक्रों की तादाद है 4000, सेकेंडरी में चक्रों की तादाद आ गई 200। तो वो प्रेडिक्शन जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में की थी वो दोबारा से सच साबित हुई। तो इससे हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। चलें बढ़ते हैं अगले दूसरे पार्ट की जानिब। तो चलें हमें मालूम करना है अब IP यानी कि प्राइमरी का करंट। उसके लिए हमें शर्त ये दी गई है कि इस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट की सूरत में भी लिख देते हैं कि अगर एफिशिएंसी 100% हो तो क्या होता है जी, तो वो वाली पावर जो कि हम इनपुट पे दे रहे होते हैं वो बराबर होती है उस पावर के जो आउटपुट पे हमें मिल रही होती है। अब आप पावर का एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि P बराबर है V ज़रबे I, यानी कि P बराबर है VI के। अगर ये बात है तो चलें फार्मूला हमारे पास बन जाएगा VI और आउटपुट पे भी VI। अब ये बात भी हमने लेक्चर्स के दौरान पढ़ रखी है कि इनपुट होता है प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी प्राइमरी कॉइल की आएगी, और आउटपुट मिल रहा होता है सेकेंडरी कॉइल पे, तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सेकेंडरी कॉइल की आएगी। अब सिंपली हमने मालूम करना है IP के लिए, तो IP के लिए फार्मूला एडजस्ट कर लें। फार्मूला बन जाएगा IP बराबर है VS IS बटा VP, इधर ज़रब खा रहा था इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब चलें जी वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा IP बराबर है VS की वैल्यू हमें दी गई है वो है 12, IS की वैल्यू गिवन है 0.4 और VP की वैल्यू भी दी गई है ये है 240। अब दोबारा इसे सोल्व करें तो 12 एकम 12, 12 दूने 24, 0 वैसे का वैसे ही। तो क्या चीज बची हमारे पास IP बच चुका है 0.4 बटा 20। इसे कैलकुलेटर पे
मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा IP का वो होगा 0.02 और साथ में करंट है और करंट के ऐसे यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। तो इस तरह से हमने अपने न्यूमेरिकल का, अपने हिसाबी सवाल का दूसरा पार्ट भी सोल्व कर लिया है और बड़ी आसानी के साथ हमने ये चीज़ें सोल्व की हैं। तो चलें अब नतीजा क्या निकाला हमने, क्या नतीजा अखज़ किया इस पूरे न्यूमेरिकल से। हमने ये कहा कि अगर प्राइमरी पे वोल्टेज दूं 240, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसे कम करके कर दे जी 12 वोल्ट, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो प्राइमरी पे 4000 तो इससे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी जो आएंगे वो आएंगे 200। मजीद ये देखा कि अगर मेरे पास एफिशिएंसी 100% है तो उससे अगर मैं करंट दूंगा सेकेंडरी को 0.4 एम्पेयर तो इससे जो करंट मिलेगा प्राइमरी कॉइल पे तो वो होगा जी 0.02 एम्पेयर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नज़र आ रहा था, अब वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहा बल्कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। चीज़ें इसी तरह से अगर आप पहले जहन में बिठाएं, जहन में उसे ज़रा सोचते चले जाएं और फिर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें कि ये चीज़ें किस तरह से आगे चलेंगी, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए हमेशा आसान होती चली जाएंगी। अगर आपको ये चौथा न्यूमेरिकल भी समझ आ गया है तो चलें मज़ीद बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल की जानिब जो कि है 15.5। जी तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 में जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन करते करते हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी न्यूमेरिकल के पास। आखिरी न्यूमेरिकल या आखिरी हिसाबी सवाल की जो स्टेटमेंट है, जो इबारत है, मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इबारत पढ़ी जाएगी, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, क्या चीज़ मालूम करनी है और किस फार्मूले के तहत हम इसको हल करेंगे। तो चलिए इबारत पढ़ते हैं। इबारत में कहा जा रहा है कि एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन में बहने वाला करंट मालूम करें अगर इनपुट वोल्टेज 250 किलो वोल्ट हो। चलें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। हमें इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू गिवन है, हम लिख लेते हैं। पावर को हम P के ज़रिए लिखते हैं और P हमें दिया गया है 500 मेगावाट, और साथ ही साथ हमें इनपुट वोल्टेज भी दिया गया है। इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 250 किलो वोल्ट, और हमसे कहा यह जा रहा है कि मालूम करें कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट बह रहा है, यानी कि हमें करंट की वैल्यू मालूम करनी होगी। अगर करंट की वैल्यू मालूम करनी है तो इसे हम लिखेंगे मतलूब की हेडिंग के अंदर। और अब बढ़ेंगे इस न्यूमेरिकल के, इस हिसाबी सवाल के हल की जानिब। चलें हल की हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ पे आपने पावर का फार्मूला जो कि पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया है उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम जो पावर का फार्मूला पढ़ के आए हैं वो है पावर बराबर है V ज़रब I। अब यहाँ पे हमें पावर और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो चलें करंट के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। फार्मूला बन जाएगा I बराबर है P बटा V। चलें कीमतें दर्ज करते हैं, लेकिन कीमतें दर्ज करने से पहले लाजिम है कि ये चेक कर लिया जाए कि जो डाटा के अंदर कीमतें लिखी गई हैं क्या वो SI यूनिट्स के अंदर लिखी गई हैं। तो चलें देखते हैं। हमारे पास पावर की वैल्यू है 500 मेगावाट, यानी कि SI यूनिट में नहीं लिखी गई, ये प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखी गई है। तो चलें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मेगा को रिप्लेस करेंगे इसकी कीमत के साथ, और ये होती है 10 की ताकत 6 और वाट वैसे का वैसे ही साथ लिखा रहेगा। इसी तरह से जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है वो है 250 किलो वोल्ट, यानी कि ये भी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में दी गई है। तो अब हमें ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस किलो की जगह किलो की वैल्यू
सब्सटीट्यूट करनी है और वो होती है 10 की ताकत 3 और साथ में यूनिट्स वोल्ट लिख दिए गए। अब जबकि वैल्यूज़ जो हैं वो SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर दी गई हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम प्लग इन करेंगे इस फार्मूला के अंदर। फार्मूला है जी हमारे पास I, पावर की जगह वैल्यू आ जाएगी 500 ज़रब 10 की ताकत 6 और वोल्टेज की जगह आ जाएगी 250 ज़रब 10 की ताकत 3। तो अब हम इसको मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करते हुए आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। पावर के बगैर जो वैल्यूज़ हैं वो अलग करके लिख लें। कैसे जी? 500 बटा 250 ये अलग करके लिख लिया, और साथ ये जो 10 की ताकत में जो चीज़ें गिवन हैं इसको अलग करके लिख लें, दरमियान में ज़रब का साइन डाल लें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। 10 की ताकत 6 बटा 10 की ताकत 3। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं, ये ज़ीरो जो है 250 वाला ये इस 500 वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वो होगी 50 बटा 25। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि अगर असास सेम हो और तकसीम हो रही हों तो ताकतें तफरीक हो जाती हैं। तो हम कह देंगे 10 की ताकत 6 माइनस 3। इस 50 को जब 25 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 10 की ताकत 6 माइनस 3, ये बन जाएगा 3। और ये यूनिट्स करंट के आएंगे यहाँ पे हम कैपिटल A यानी कि एम्पेयर लिख देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपने ऐसे यूनिट्स तक ही लिमिटेड रहना है या आप इसे प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा I बराबर है 2 10 की ताकत 3, ये प्रीफिक्स होता है किलो का और साथ में एम्पेयर लिखा जाएगा। तो आप जिस मर्जी तरीके से इसका आंसर लिखना चाहें दोनों तरीकों से ठीक तस्वुर किया जाएगा। तो ये दोनों मैंने आंसर आपके सामने बॉक्स कर दिए हैं ताकि जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ें समझ आ गई तो चलें हम नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं और देखते हैं कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज़ कंक्लूड की। हमने ये देखा कि अगर पावर स्टेशन पे जो पावर जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है, वो 500 मेगावाट हो और इसको जो वोल्टेजेस मिल रहे हों वो 250 किलो वोल्ट हों, तो करंट जो मुहैया किया जाएगा, जो पैदा होगा, वो होगा 2 किलो एम्पेयर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आखिरी न्यूमेरिकल है आपकी किताब का, ये भी बहुत ही आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो 15वें चैप्टर के आखिरी के 2 न्यूमेरिकल थे, 2 हिसाबी सवालात थे, ये आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन, एक नसीहत आपके लिए कर रहा हूं कि इन न्यूमेरिकल्स के हैंडमेड नोट्स बनाते चले जाएं ताकि जब इम्तिहानात का वक्त करीब आए तो आपको ये नोट्स हत्तल इम्कान मददगार साबित हों। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाले जितनी भी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ी ये आपको बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। अपने आने वाले लेक्चर में हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 16 ये शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।